हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आलम सर और आप देख रहे हैं आलम बायोलॉजी ट्यूटोरियल। हम लोग क्लास 12 का 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं और वो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं जेनेटिक मटेरियल के बारे में। ठीक है, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, डीएनए पैकेजिंग पढ़ चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग एप्लीकेशन तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें है तीन चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है आपका एक हम जीन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, देन जीन के बाद हम थोड़ा सा आपका सेंट्रल डॉग्मा के बारे में बताएंगे, सेंट्रल डॉग्मा के बारे में बताएंगे एंड फाइनली आपका हम ट्रांसक्रिप्शन बताएंगे। ठीक है, तो आज हम ये तीन चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जीन को डिस्कस करेंगे, देन हम सेंट्रल डॉग्मा को डिस्कस करेंगे एंड फाइनली हम ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक है आपका जीन। जीन क्या होता है? ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है आपका जीन। देखो जीन क्या होता है। अगर हम जीन को बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं सिंपली इट इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इट इज़ अ यूनिट ऑफ inheritance. It is a unit of inheritance composed of DNA segment, and carried information from parents to offspring, कहने का मीनिंग क्या है? कहने का मीनिंग ये है कि आपका जीन जो होता है वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। क्या है ये? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। ठीक है, जो किस चीज़ का बना होता है? जो हमारा डीएनए सेगमेंट्स का बना होता है, छोटे डीएनए सेगमेंट्स का बना हुआ होता है और जो कैरी करता है किस चीज़ को? इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड जीन। इसको हम जीन कहते हैं। जीन टर्म जो दिया गया था, ये जीन टर्म जो दिया गया था, जीन टर्म दिया गया था जोहानसन के द्वारा दिया गया था। जीन टर्म कब दिया गया था? तो 1909 में। ठीक है, 1909 में जोहानसन के द्वारा टर्म दिया गया था। किस चीज़ के लिए? इस चीज़ के लिए, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस को कहीं ना कहीं जोहानसन क्या बोला था? जीन बोला था। कब बोला था? 1909 में। बट इससे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेंडल साहब। ठीक है, मेंडल साहब इनको क्या बोलते थे? इनको मेंडल साहब बोलते थे फैक्टर। ठीक है, इसी जीन के लिए पहले टर्म क्या यूज़ किया जाता था? मेंडल साहब क्या यूज़ करते थे? तो ऑब्वियसली फैक्टर यूज़ करते थे, लेकिन बाद में उसी को क्या बोला गया? बाद में उसी को बोला गया जीन। ठीक है, तो ये होता है जीन। जीन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? अगर हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जीन जो भी होगा वो रेप्लिकेट करेगा, तो हम कह सकते हैं जीन क्या कर सकता है? रेप्लिकेशन कर सकता है। दूसरा, जीन जो भी होगा वो क्या कर सकता है? तो हम बोलते हैं जीन रिकॉम्बिनेशन कर सकता है। ठीक है, तीसरा जीन क्या हो सकता है? तो जीन के अंदर आपका क्या हो सकता है? म्यूटेशन हो सकता है। ठीक है, तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो जीन का है वो ये तीन है। ठीक है, जीन क्या कर सकता है? रेप्लिकेशन कर सकता है। रेप्लिकेशन करने का मतलब कि अपना कॉपी का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, ये एबिलिटी होता है जीन के अंदर। दूसरा, रिकॉम्बिनेशन का यहाँ पे क्या मतलब है? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हम कहते हैं यहाँ पे अगर रिकॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं ये क्रॉसिंग ओवर कर सकता है। क्या कर सकता है? ये क्रॉसिंग ओवर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम कहते हैं कि जीन में क्या हो सकता है? म्यूटेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका किसका? जीन का। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जीन ये होता है। जीन को सबसे पहले टर्म कौन दिया था? 1909 में दिया था, जोहानसन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और उससे पहले उसको मेंडल साहब क्या बोलते थे? फैक्टर बोलते थे। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो जीन आपका रेप्लिकेट कर सकता है, जीन आपका रिकॉम्बिनेशन कर सकता है, रिकॉम्बिनेशन इन द सेंस क्रॉसिंग ओवर कर सकता है, एंड जीन आपका क्या कर सकता है? म्यूटेशन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जीन के बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट का डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, या डिफरेंट रिसर्चर का डिफरेंट कॉन्सेप्ट था कि जीन क्या होता है। इसके बारे में स्टार्ट में डिफरेंट रिसर्चर का डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। ठीक है, डिफरेंट रिसर्चर का क्या था? आपका डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। तो आप कह सकते हो डिफरेंट
proposed different concept proposed different concepts for gene। ठीक है, डिफरेंट रिसर्चर के द्वारा डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिया गया था, किसके लिए? जीन के लिए। ठीक है, सबसे पहला जो आपका दिया गया था वो दिया गया था आर्कीबाल्ड गैरोट के द्वारा। ठीक है, आर्कीबाल्ड गैरोट के द्वारा 1902 में ये दिया गया था। और ये क्या बोला गया? इसमें ये बोला गया कि जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्या बोला गया? जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, हम सबको पहले देख लेते हैं कौन कौन सा चीज़ हमें पढ़ना है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आपका दिया गया था बीडल एंड टॉचम के द्वारा। ठीक है, 1948 में। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ अ पार्टिकुलर एंजाइम। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कि इन्होंने दिया था वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दिया गया था, और किसके द्वारा दिया गया था? बीडल एंड टॉटम के द्वारा। अभी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इन सब को। ठीक है, तो पहला साइंटिस्ट आर्कीबाल्ड गैरोट थे, जिनका कहना क्या था? जिनका कहना था कि जो प्रोटीन है, जो आपका जीन है वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, दूसरा बीडल एंड टॉटम साहब थे, वो क्या बोले कि एक जीन एक एंजाइम को बनाने के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ये टर्म दिए वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, तीसरा चीज़ आपका जो है थर्ड वन जो था आपका, थर्ड वन तो एक साइंटिस्ट था, थर्ड वन आपको दिया गया था वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तीसरा दिया गया था कि एक जीन जो होता है वो क्या करता है? एक पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और ये जो दिया गया था, ये दिया गया था आपका इनग्राम के द्वारा दिया गया था, और ये कब दिया गया था? तो आप बोल सकते हो ये 1953 में दिया गया था। ठीक है, तो ये डिफरेंट साइंटिस्ट का डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। इनका कहना क्या था कि एक जीन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इनका क्या कहना था कि एक जीन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक एंजाइम के सिंथेसिस के लिए। फिर बाद में कहा गया कि नहीं, एक जीन जो होता है वो एक पेप्टाइड बनाता है, एक पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और ये किनके द्वारा दिया गया था? वो इनग्राम के द्वारा दिया गया था, और कब दिया गया था? 1953 में दिया गया था। ठीक है, देन फाइनली जो आपका करंट डेफिनेशन आता है इसका जीन का, वो आता है कि जीन इज अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल कह सकते हो, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, या सिंपली आप कह लो डीएनए। तो फाइनली जो आपका करंट डेफिनेशन है वो ये हम यूज़ करते हैं कि जीन इज अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, या जीन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये हम डेफिनेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं एक एक करके कि आर्कीबाल्ड गैरोट साहब का क्या कहना था, और क्या ये मतलब पूरा स्टेटमेंट क्या है इनका। ठीक है, तो ये तीन मेनली है आपका कि आर्कीबाल्ड गैरोट साहब क्या बोले कि एक जीन क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इन्होंने क्या कि एक जीन जो होता है वो एक एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और फाइनली बाद में आया कि एक जीन जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करता है। एंड फाइनली हम जो करंट डेफिनेशन पढ़ते हैं जीन का, वो ये पढ़ते हैं कि जीन इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, या डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट होगा। ठीक है, तो हम आते हैं आर्कीबाल्ड गैरोट साहब पे। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या कहा, और ये किस चीज़ पे स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो आर्कीबाल्ड गैरोट साहब थे ये स्टडीड अल्कैप्टोन्यूरिया। ठीक है, ये स्टडी कर रहे थे, किस पे स्टडी कर रहे थे? अल्कैप्टोन्यूरिया पे। अल्कैप्टोन्यूरिया है क्या? बोलोगे सर अल्कैप्टोन्यूरिया है क्या? तो ये अल्कैप्टोन्यूरिया क्या होता है? ये एक ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, या इसको हम ये भी कहते हैं कि ये आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है, तो
आर्कीबाल्ड गैरोट साहब किस पे स्टडी कर रहे थे? अल्कैप्टोनूरिया। अल्कैप्टोनूरिया क्या है? तो एक टाइप का ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर आप लोग जानते होंगे कि जिसका जीनोटाइप्स कहीं ना कहीं रिसेसिव होता है, दोनों का दोनों, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑटोजोमल रिसेसिव। और कहीं ना कहीं ये जो डिजीज़ था, इसके लिए जो जीन था प्रेजेंट, वो क्रोमोसोम नंबर 12 पे इसका जीन प्रेजेंट था, ठीक है। दूसरा कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब दो एमिनो एसिड है, जैसे दो एमिनो एसिड है, एक आपका फिनाइल एलानिन है, फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन्स, ये दो ऐसा एमिनो एसिड है, टायरोसिन, ठीक है, टायरोसिन, ये दो ऐसा एमिनो एसिड है, जब इसका मेटाबॉलिज्म हो रहा था, ठीक है, इसका जब मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, तो इसका मेटाबॉलिज्म होने पे एक एसिड बनता है हमें, जिसको होमोजेंसिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। 1 मिनट, तो इसको क्या बोला जाता है? होमोजेंटिसिक एसिड, सॉरी, इसको बोला जाता है होमोजेंटिसिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। कहने का मीनिंग, जब फिनाइलएलानिन एंड टायरोसिन्स का, इन दोनों का क्या मेटाबॉलिज्म होता है, तो एक इंटरमीडिएट एसिड बनता है, जिस एसिड को हम क्या बोलते हैं? होमोजेंटिसिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और ये होमोजेंटिसिक एसिड कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एक हार्मफुल एसिड है, एक हार्मफुल एसिड है हमारे बॉडी के लिए, इसलिए इसको कन्वर्ट किया जाता है किस चीज़ में? CO2 and H2O में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ होमोजेंटिसिक ऑक्सीडेज की मदद से। ये एक एंजाइम है, होमोजेनेटिक ऑक्सीडेज, ठीक है। ये क्या करता है? ये इस हार्मफुल केमिकल को, जो हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं जब फिनाइलएलानिन एंड टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म हो रहा था, उस टाइम पे इसका फॉर्मेशन हुआ, होमोजेंटिसिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये एसिड क्या है? हमारे लिए हार्मफुल है। ये हमारे बॉडी में अगर रहेगा, इसका कंसंट्रेशन अगर हमारे बॉडी में इंक्रीज करता है, हमारे ब्लड में इंक्रीज करता है, तो आप कह सकते हो कि इसके कारण क्या होता है? यूरिन ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो हम सिंपली कह लेते हैं यहाँ पे कि ये एसिड का एक्यूमुलेशन हमारे बॉडी में नहीं होना चाहिए। इसे, ये एसिड हमेशा किस में कन्वर्ट होता रहता है? CO2 and H2O में कन्वर्ट होता रहता है विद हेल्प ऑफ होमोजेंटिसिक ऑक्सीडेज की मदद से, ठीक है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि ये डिफेक्टेड हो जाए, ये एक एंजाइम है, और एंजाइम किस चीज़ का बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये वाला एंजाइम अगर डिफेक्टेड हो जाता है, तो इसका एक्यूमुलेशन हमारे बॉडी में हो जाएगा, और जब इसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, यूरिन ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मीनिंग ये था इनका कि जो ये वाला एंजाइम है, ऑब्वियसली ये प्रोटीन नेचर का है, ठीक है, और ये इसके डैमेज होने का, और ये डैमेज क्यों होगा? क्योंकि ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। जो जीन इस एंजाइम को कोड कर रहा है, ठीक है, अगर वो जीन में कोई डिफेक्ट आता है, तो ये एंजाइम नॉन फंक्शनल हो जाएगा, और जब ये नॉन फंक्शनल हो जाएगा, तो इसका एक्यूमुलेशन हमारे बॉडी के अंदर हो जाएगा, जिसके कारण यूरिन ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से इन्होंने डिस्कवरी किया, इस टाइप से इन्होंने बताया कि एक जीन जो होता है वो एक किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अगर वो जीन डिफेक्टेड होता है, तो कहीं ना कहीं वो प्रोटीन नहीं बनेगा, और ऑब्वियसली वो प्रोटीन जिस एंजाइम को बना रहा है, वो एंजाइम नहीं बन पाएगा, और जब एंजाइम नहीं बन पाएगा, तो इस टाइप का कुछ एंजाइम यहाँ पे क्या था? तो होमोजेंटिसिक ऑक्सीडेज था, ठीक है। ये नहीं बन पाएगा, तो इसका एक्यूमुलेशन, होमोजेंटिसिक एसिड का एक्यूमुलेशन हमारे बॉडी में हो जाएगा, जिसके कारण यूरिन ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इन्होंने इसको प्रूफ किया था, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने प्रूफ किया इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं आपका क्या होता है, कहीं ना कहीं आपका क्या होता है, इस टाइप से एंजाइम एंजाइम के कारण ये डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो आर्कीबाल्ड गैरोट साहब तो ये बोले। आर्कीबाल्ड गैरोट साहब का स्टेटमेंट क्या था? इनका स्टेटमेंट क्या था? तो स्टेटमेंट था कि मतलब 1 जीन जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर है एक प्रोटीन के लिए, ठीक है। तो आप कह सकते हो 1 जीन रिस्पॉन्सिबल सिंथेसिस ऑफ अ प्रोटीन। ये इनका स्टेटमेंट था, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ अ प्रोटीन। ये आर्कीबाल्ड गैरोट साहब का स्टेटमेंट था, ठीक है। देन इसके बाद जो आया वो आया बीडल एंड टॉटम साहब, ठीक है। इन्होंने 1948 में ये वर्क कर रहे थे किस पे? तो ये वर्क कर रहे थे नीरोस्पोरा करासा पे, ये इस पे काम करते थे, नीरोस्पोरा करासा, ठीक है। इनका स्टेटमेंट क्या था? इनका जो दिया गया था वो दिया गया था 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस, 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। इनके ये जो दिए थे वो दिए थे 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस, ये दिए थे, ठीक है। 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस में क्या कहा गया? तो सिंपली कहा गया कि अ जीन
responsible for synthesis of an enzyme, एंजाइम के लिए एंजाइम को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, एक जीन एक एंजाइम को सिंथेसिस करता है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको देखते हैं ध्यान से तो हमें क्या लगता है कि एक एंजाइम जो होता है वो मे बी मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड का बना हो सकता है या ठीक है। और इन्होंने कहा कि नहीं, एक जीन ही एक एंजाइम को बनाएगा, जबकि एक एंजाइम मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ हो सकता है। ठीक है, जैसे एक प्रोटीन ही ले लो, जैसे एक प्रोटीन है आपका, क्या, क्योंकि प्रोटीन होगा तभी एंजाइम बनेगा। जैसे एक प्रोटीन है आपका हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन कितने इसका बना होता है पॉलीपेप्टाइड का, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है, जिसमें 2 अल्फा चेन होता है, 2 बीटा चेन होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका ये चीज़, ये भी स्टेटमेंट गलत था। ठीक है, कि वन जीन वन एंजाइम जो हाइपोथेसिस था। ठीक है, क्योंकि एंजाइम जो होता है वो मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड का ही बना हुआ हो सकता है, और एक जीन हमेशा किसको कोड करेगा, तो आगे स्टेटमेंट आया कि एक जीन जो होता है वो एक ही पॉलीपेप्टाइड को कोड करेगा। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट आपका, तीसरा जो था वो तीसरा बोला गया, तीसरे में क्या बोला गया कि वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड का कॉन्सेप्ट दिया गया कि मतलब एक जीन जो होता है वो एक पॉलीपेप्टाइड को क्या करता है, कोड करता है। ठीक है, और इसके लिए जो दिया गया था वो दिया गया था इन ग्राम के द्वारा, इन ग्राम के द्वारा। कब दिया गया था, 1953 में। और इन्होंने क्या कहा कि वन जीन जो होता है वन पॉलीपेप्टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हर एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर ना। लास्ट आपका जो फाइनल जो हमारा करंट डेफिनेशन हम लोग जीन का पढ़ते हैं, वो करंट डेफिनेशन हम लोग जीन का क्या पढ़ते हैं, तो जीन का जो करंट डेफिनेशन है वो पहले भी हम बता चुके हैं। करंट डेफिनेशन जो है जीन का वो हम लोग ये पढ़ते हैं, डेफिनेशन जो है वो हम लोग ये पढ़ते हैं। ठीक है, कि जीन जो है, जीन इज ऑफ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और ऑब्वियसली जेनेटिक मटेरियल क्या है आपका, डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट है। ठीक है, तो ये हम जीन का डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। आर्कीबाल्ड गैरोट का कॉन्सेप्ट था आपका, बिडल एंड टॉटम साहब का कॉन्सेप्ट था आपका, उसके बाद इनग्राम साहब का कॉन्सेप्ट था। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम जीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आर्कीबाल्ड साहब का और आपका कह सकते हो कि जो आपका बिडल एंड टॉटम साहब का था, ये कहीं ना कहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो आप उसको बस जस्ट याद रखोगे। क्लियर ना। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लियर कर दें कि जीन और सिस्ट्रॉन में क्या डिफरेंस होता है। एक वर्ड है आपका जीन, ठीक है, एक वर्ड है आपका सिस्ट्रॉन। इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस टाइप का कुछ आ जाएगा, जीन, सिस्ट्रॉन, ठीक है, मोनोसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ठीक है, ये वर्ड आएगा आगे जा करके आपका जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो जीन होता है क्या, देखो जीन आपका सिंपली ये एक जीन है। ठीक है, आपका मान लो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम है। जीन इन द सेंस कि डीएनए का सेगमेंट है, फंक्शनल सेगमेंट है। ठीक है, इस जीन से हमारा क्या बन सकता है, इस जीन से हमारा राइबोसोमल आरएनए बन सकता है, इस जीन से हमारा ट्रांसफर आरएनए बन सकता है, इस जीन से हमारा क्या बन सकता है, एमआरएनए बन सकता है। ठीक है, तो कहने का मीनिंग ये है कि जीन है, जीन वो फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का जिससे कुछ भी बन सकता है, आपका राइबोसोमल आरएनए भी बन सकता है, ट्रांसफर आरएनए भी बन सकता है, मैसेंजर आरएनए भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इस जीन से हमारा मैसेंजर आरएनए बनता है तो ये मैसेंजर आरएनए क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा आपका पॉलीपेप्टाइड। क्या बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो स्पेसिफाई अगर कोई जीन हमारा, स्पेसिफिक अगर हमारा कोई जीन 5 प्राइम से 3 प्राइम है और 5 प्राइम से 3 प्राइम है, स्पेसिफिक अगर कोई जीन, ठीक है, क्या बनाता है, हमारा एमआरएनए बनाता है। ठीक है, और वो एमआरएनए हमारा क्या चीज़ बनाता है, पॉलीपेप्टाइड बनाता है। ठीक है, तो उसी जीन को, उसी सेगमेंट ऑफ डीएनए को, ठीक है, उसी सेगमेंट ऑफ डीएनए, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए जो पार्टिकुलरली हमारा क्या बनाता है, मैसेंजर आरएनए बनाता है। इट मीन्स वो क्या बनाता है, पॉलीपेप्टाइड बनाता है। उस सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम क्या बोलेंगे, उस सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम क्या बोलेंगे, सिस्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली ये सेगमेंट भी है, सेगमेंट क्या बना रहा है आपका, ये सब चीज़ बना सकता है। ठीक है, ये भी बना सकता है और यहाँ से भी पॉलीपेप्टाइड बन सकता है। ठीक है, लेकिन अगर स्पेशली ये वाला प्रोसेस हो रहा है तो उस सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, सिस्ट्रॉन बोलेंगे। इट मीन सिस्ट्रॉन वो है जिससे कहीं ना कहीं पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस होगा, वो सेगमेंट ऑफ डीएनए जिससे पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस होगा। लेकिन पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस होगा तो बीच में मैसेंजर आरएनए बनेगा आपका। ठीक है, लेकिन
तो यहाँ पे यही चीज़ है कि वो सेगमेंट ऑफ डीएनए फंक्शनल सेगमेंट है तो हम जीन बोल सकते हैं, लेकिन वो सेगमेंट ऑफ डीएनए जो क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस करता है, ठीक है, एमआरएनए के थ्रू, तो उसको, उस सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सिंपली सिस्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। बाकी जीन वर्ड हम कॉमन यूज़ करते हैं तीनों चीज़ के लिए, बात समझ में आ रहा है ना, कॉमनली हम यूज़ करते हैं तीनों चीज़ के लिए कि वो सेगमेंट है जो आरएनए भी बना सकता है, ट्रांसफर आरएनए भी बना सकता है, और एमआरएनए भी बना सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। लेकिन सिस्ट्रॉन स्पेशली जो एमआरएनए बनाएगा और पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस करेगा, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सिस्ट्रॉन, ठीक है। सिस्ट्रॉन में आगे आएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे मोनोसिस्ट्रॉन, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ये हम लोग आगे अभी ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ये टॉपिक समय पीछे, सेंट्रल डॉगमा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम, सेंट्रल डॉगमा, ठीक है। सेंट्रल डॉगमा सिंपली फ्लो ऑफ कैरेक्टर या फ्लो ऑफ जेनेटिक मटेरियल, सिंपली कह सकते हो फ्लो ऑफ जेनेटिक मटेरियल, हम इसमें देखते हैं फ्लो ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। देखो इसमें होता क्या है, सेंट्रल डॉगमा जो दिया गया था वो क्रिक के द्वारा दिया गया था, 1958 में दिया गया था, ठीक है। कि कब दिया गया था, 1958 में। किनके द्वारा दिया गया था, तो आप बोलोगे सिंपली क्रिक के द्वारा दिया गया था, ये 1958 में। सेंट्रल डॉगमा में देखो है क्या, सबसे पहले इसमें हम पहले लैंग्वेज से हम दिखा देते हैं कि इसमें क्या होगा, डीएनए से अगर हमारा डीएनए बनता है, ठीक है, डीएनए से अगर फिर से हमारा डीएनए ही बनता है, ठीक है, डीएनए से अगर हमारा डीएनए ही बनता है, मतलब डीएनए का अगर कॉपी बनता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से अगर डीएनए ही बनेगा उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन, ठीक है। फिर डीएनए से अगर हमारा आरएनए बनता है, डीएनए से अगर हमारा आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अगर ये एमआरएनए से, बहुत सारा वायरस ऐसा होता है जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है, ठीक है। तो वायरस में जब जेनेटिक मटेरियल आपका आरएनए होता है तो उस आरएनए से डीएनए बन सकता है, ठीक है, इस आरएनए से डीएनए बन सकता है। तो अगर आरएनए से डीएनए बनता है, कभी आरएनए से अगर डीएनए बनता है तो उसको बोलते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उसको क्या बोलते हैं हम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। फिर एमआरएनए से जो हमारा क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, या सिंपली कह लो आप पॉलीपेप्टाइड बनेगा, सिंपली आप कह लो कि पॉलीपेप्टाइड बनेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से फिर से अगर डीएनए बनता है, ये केस कुछ वायरस में पाया जाता है, ठीक है, जैसे रेट्रोवायरस वगैरह होता है, उसके अंदर आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है और फिर आरएनए से डीएनए बन जाता है, ठीक है। फाइनली एमआरएनए से अगर प्रोटीन बनता है तो उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हम ये प्रोसेस पढ़ चुके हैं, रेप्लिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, देन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये फ्लो होता है जेनेटिक मटेरियल का, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए, आरएनए से आपका प्रोटीन, तो इस टाइप का फ्लो होता है। कहने का मीनिंग ये है कि हमारा डीएनए है तो डीएनए से अगर कॉपी डीएनए ही बनता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन बोलेंगे, ठीक है। और डीएनए से अगर हमारा एमआरएनए बनता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, ठीक है। और यही एमआरएनए से अगर हमारा प्रोटीन का बनता है या पॉलीपेप्टाइड बनता है, पॉलीपेप्टाइड बनता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे, ठीक है। अगर इससे रिवर्स डायरेक्शन में अगर कुछ बन जाता है, रिवर्स डायरेक्शन में कुछ वायरस में ये क्या बोलता है, रिवर्स डायरेक्शन में बनता है, ठीक है। तो एमआरएनए से जो आपका रिवर्स डायरेक्शन में डीएनए बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सिंपली रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये तीन चीज़ है आपका, ठीक है, ये तीन चीज़ आपका, ये कंबाइंड फॉर्म आपका क्या कहलाएगा, ये जो फ्लो है जेनेटिक मटेरियल का, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ये जो फ्लो है इस फ्लो को हम सिंपली बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। और सेंट्रल डॉगमा किनके द्वारा दिया गया था, तो आप बोलोगे क्रिक के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, आप बोलोगे 1958 में दिया गया था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कहीं ना कहीं किस पॉइंट्स पे, ट्रांसक्रिप्शन पे, कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन पे हम लोग आते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है,
अब अगर हम लोग ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? तो ट्रांसक्रिप्शन में हम सिंपली कहते हैं कि जेनेटिक मटेरियल का कॉपी होता है। कहाँ से? जेनेटिक मटेरियल का कॉपी होता है डीएनए से, किसमें? आरएनए में कॉपी होता है। ठीक है, तो डीएनए में हम जानते हैं कि 2 स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड में से किसी पार्टिकुलर स्ट्रैंड का कॉपी किया जाएगा। ठीक है, 2 स्ट्रैंड में से किसी एक स्ट्रैंड का कॉपी किया जाएगा, और जिस स्ट्रैंड का कॉपी किया जाता है आरएनए में, उस स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक है, तो डीएनए में 2 स्ट्रैंड होगा, उस 2 स्ट्रैंड में से किसी पार्टिकुलर स्ट्रैंड का क्या किया जाएगा? कॉपी फॉर्मेशन किया जाएगा। और पार्टिकुलर स्ट्रैंड का जो कॉपी फॉर्मेशन किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कहीं ना कहीं उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो आप सिंपली क्या कह सकते हो? उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो आप सिंपली ट्रांसक्रिप्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो ट्रांसक्रिप्शन को हम बोल सकते हैं द फ्लो ऑफ genetic material from one strand, और वो स्ट्रैंड कौन सा होगा? 1 स्ट्रैंड, और सिंपली वो स्ट्रैंड कौन सा होगा आपका? टेम्पलेट स्ट्रैंड टू आरएनए। फ्लो ऑफ जेनेटिक मटेरियल या फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हो। जेनेटिक मटेरियल सही वर्ड नहीं है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हो आप। ठीक है, फ्लो ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम टेम्पलेट टू एमआरएनए भी कह सकते हो। ठीक है, या आप कह सकते हो कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम 1 स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए। ठीक है, कॉपिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन ये चीज़ है। ट्रांसक्रिप्शन का अगर हम देखें, इसका लोकेशन क्या होता है, कहाँ पे ये पाया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है? ठीक है, तो अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो हम बोलते हैं प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो आपका साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ पे होता है प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन? तो आप बोलोगे साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, अगर यूकैरियोट्स की बात करें कि यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है, तो आप बोलोगे यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अलावा भी होता है। न्यूक्लियस के अलावा कहाँ पे होता है? तो आप बोल सकते हो क्लोरोप्लास्ट में होता है, या आप ये भी कह सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, लेकिन मेनली आपका क्या है? ये यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में होता है। उसके अलावा आपका क्लोरोप्लास्ट में भी हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये हो सकता है। ठीक है, अगर हम देखें, ये तो इसका लोकेशन हो गया। अच्छा, हम क्या बोलते हैं उसको? रेप्लिकेशन का लोकेशन क्या था? रेप्लिकेशन कहाँ पे होता था? अगर हम देखते हैं रेप्लिकेशन के बारे में, तो रेप्लिकेशन कहाँ पे होता था? रेप्लिकेशन का लोकेशन क्या था? तो रेप्लिकेशन का लोकेशन भी आप कह सकते हो कि यूकैरियोट्स के अंदर कहाँ था? न्यूक्लियस था। ठीक है, जबकि आपका प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या है? तो प्रोकैरियोट्स के अंदर आप कह सकते हो साइटोप्लाज्म है, इसका भी लोकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन का भी लोकेशन ऐसा है। रेप्लिकेशन किस फेज में होता है? तो हम कहते हैं रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, एस फेज ऑफ सेल साइकिल में होता है। किस में होता है? एस फेज ऑफ सेल साइकिल में होता है। अब बोलोगे सर रेप्लिकेशन तो चलो एस फेज में होता है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन किस फेज में होता है? ट्रांसक्रिप्शन का लोकेशन हम देख रहे हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन होता किस फेज में है? सेल साइकिल के किस फेज में है? तो आप बोलोगे ट्रांसक्रिप्शन होता है आपका G1 एंड G2 फेज ऑफ सेल साइकिल। G1 एंड G2 फेज ऑफ सेल साइकिल में क्या होगा आपका? क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट में लोकेशन क्या? साइटोप्लाज्म। यूकैरियोट में लोकेशन क्या? न्यूक्लियस या क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है। ठीक है, और इस केस में कहाँ पे आपका इसका ये होगा? सेल साइकिल के किस फेज में होगा ट्रांसक्रिप्शन? तो आप बोलोगे G1 एंड G2 फेज में आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, जबकि अगर हम रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में होता है, प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होता है, और ये कहाँ पे होता है? तो हम कहते हैं एस फेज ऑफ सेल साइकिल में ये होता है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है ना। अब हम आते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, देन हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स पे आएंगे। देखो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, हम बोलते हैं ये हमारा डीएनए है। ठीक है, और हम बोलते हैं डीएनए से क्या बन रहा है हमारा ट्रांसक्रिप्शन में? आरएनए बन रहा है। आखिर डीएनए से आरएनए बनता कैसे है, इस चीज़ को हम सबसे पहले देख लें। तो ये आपका मान लो 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये आपका 5 प्राइम है और ये आपका 3 प्राइम है। ठीक है, अब मान लो इस डीएनए का कोई सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है आपका? मान लो AGCTA
GCTA, मान लो ये एक सीक्वेंस है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा ऑब्वियसली दूसरा स्ट्रैंड, तो A के बदले T, GC, C के बदले G, TA, T, C, G, A, T, ये इसका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। ठीक है, अब जो हमारा mRNA बनेगा, हमारा जो mRNA बनेगा, mRNA कोई भी जेनेटिक मटेरियल बनता है उसका सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। किस डायरेक्शन में होता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा, लेकिन कैरेक्टर वो किसका ट्रांसफर करेगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम, कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या कहलाएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगा। मतलब टेम्पलेट स्ट्रैंड सिंपली ऐसे समझो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है, ठीक है, जिसका इंफॉर्मेशन कैरी होता है और जिससे क्या बनेगा, आपका mRNA बनेगा। ठीक है, जो वहाँ पे टेम्पलेट मतलब जो स्ट्रैंड पे बनेगा हमारा mRNA, ठीक है, उस स्ट्रैंड को हम उसका टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं सिंपली कि हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम बनेगा। इट मीन्स ये किस पे डिपेंडेंट होगा, ये डिपेंडेंट होगा 3 प्राइम से 5 प्राइम वाले पे। ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कहीं ना कहीं हमारा ये बनेगा। यहाँ पे जो 3 प्राइम से 5 प्राइम स्ट्रैंड है उसका कॉम्प्लीमेंट्री आपका क्या बनेगा, mRNA बनेगा। उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, आपका mRNA बनेगा। इसको सही समझ लो, उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, mRNA बनेगा। अच्छा चलो हम इसका नेमिंग कर दें तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, हम इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसको क्या बोलते हैं हम, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं, ऊपर वाला जो है उसको हम बोलते हैं कोडिंग सीक्वेंस। सिंपली बोलते हैं कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है, या कोडिंग स्ट्रैंड बोल लो। ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड बोल लो, या नीचे स्ट्रैंड बोल रहे तो ऊपर भी आप स्ट्रैंड बोल लो। ठीक है, अब इसको और कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं तो इसको आप बोल सकते हैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोल सकते हो। अब इसको अगर हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं तो एक वर्ड और यूज़ करते हैं, इसको हम एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका अपोजिट ऊपर भी होगा, नॉन कोडिंग है तो हम ये इसको नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल लेते हैं, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल लेते हैं। ठीक है, या इसको हम बोल लेते हैं सेंस स्ट्रैंड। क्या बोल लेते हैं इसको हम, सेंस स्ट्रैंड बोल लेते हैं। ठीक है, या एक हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो ये जो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पे क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा। और टेम्पलेट स्ट्रैंड के हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा मैसेंजर आरएनए। टेम्पलेट आरएनए जो है 3 प्राइम से 5 प्राइम, इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा। और टेम्पलेट स्ट्रैंड के अलावा जो दूसरा आपका कोडिंग स्ट्रैंड है, उस स्ट्रैंड के सिमिलर बनेगा आपका मैसेंजर आरएनए। देखो इस बात को ध्यान दो, बड़े ध्यान से इसको देखो। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। तो हम कह सकते हैं मैसेंजर आरएनए जो होगा, मैसेंजर आरएनए इज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ किसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो आप बोलोगे टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अभी हम देखते हैं कैसे कॉम्प्लीमेंट्री होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड के ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा। देखो कॉम्प्लीमेंट्री कैसे होगा, ऑब्वियसली ये स्ट्रैंड है तो ये स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री हम बोल रहे हैं। इट मीन्स हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे ने AGCU, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है। ऑब्वियसली यहाँ पे T है तो यहाँ पे A है, यहाँ पे G है, सॉरी यहाँ पे G है तो यहाँ पे हम कुछ ले लेते हैं, C ले लेते हैं। चलो यहाँ पे C ले लेते हैं तो ठीक है G, ठीक है, तो यहाँ पे C है तो यहाँ G है, यहाँ G है तो यहाँ C है, यहाँ पे आपका A है तो यहाँ U होगा। U क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हम आरएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात नहीं कर रहे। डीएनए में थायमिन होगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये वाला स्ट्रैंड जो होगा वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। बट अपोजिट में हम ये भी कह रहे हैं कि जो मैसेंजर आरएनए इज सिमिलर टू कोडिंग स्ट्रैंड, इज सिमिलर टू कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड के ये क्या होगा, सिमिलर होगा। क्या होगा, ये कोडिंग स्ट्रैंड के सिमिलर होगा। तो अब बोल रहे हो दो चीज़ कि ये कोडिंग स्ट्रैंड के सिमिलर है और ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री है टेम्पलेट स्ट्रैंड के। बड़े ध्यान से देखो, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो स्ट्रैंड आपका बन गया, ये स्ट्रैंड इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर ये यहाँ A है तो यहाँ T है, यहाँ G है तो यहाँ C है, यहाँ पे C है तो यहाँ G है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। बट हम कह रहे हैं जो 5 प्राइम से 3 प्राइम स्ट्रैंड है, 5 प्राइम से 3 प्राइम स्ट्रैंड यहाँ भी है। ठीक है, तो इसके सिमिलर है ये वाला स्ट्रैंड जो होगा कोडिंग स्ट्रैंड, उसके सिमिलर हमेशा क्या बनेगा, हमारा मैसेंजर आरएनए बनेगा। हम सिमिलर बोल रहे हैं, हम आइडेंटिकल नहीं बोल रहे। आइडेंटिकल का मतलब तो ये है कि जो 5 प्राइम से 3 प्राइम होता सेम आपका यहाँ पे भी होता 5 प्राइम से 3 प्राइम। लेकिन हम
क्या देखते हैं, यहाँ पे जो 5 प्राइम पे टी है तो यहाँ पे यू है, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे यू है, ठीक है। इट मीन्स ये इसके सिमिलर है, आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल हम नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम, सिमिलर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके सिमिलर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपका क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस होगा, ठीक है। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि मैसेंजर आरएनए जब भी हमको बनाना होगा, ठीक है, तो हम एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि मैसेंजर आरएनए हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा। इसका मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो ऊपर स्ट्रैंड होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो ऊपर स्ट्रैंड होगा वो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, वो हमारा क्या होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा, ठीक है। तो जब भी हमें mRNA बनाना होगा तो हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में mRNA बनेगा। तो हम बोलेंगे ऊपर वाले स्ट्रैंड में जो आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम है, जो मतलब यहाँ भी 5 प्राइम से 3 प्राइम हमारा mRNA है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला जो हमारा DNA है, DNA के अंदर जो 5 प्राइम से 3 प्राइम स्ट्रैंड होगा, उस स्ट्रैंड में जहाँ जहाँ पे T है, अगर वहाँ पे हम U कर दें तो हमारा mRNA सिंपली बन जाएगा, ठीक है। कहने का मीनिंग क्या है कि ये हमारा देखो 5 प्राइम से 3 प्राइम है, ये भी हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम है, और हम कह रहे हैं कि ये जो हमारा mRNA बनेगा वो इसके सिमिलर बनेगा, आइडेंटिकल नहीं, सिमिलर बनेगा, ठीक है। तो जो हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम स्ट्रैंड यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें जहाँ जहाँ पे आपका टी है वहाँ पे आप क्या कर दो, यू कर दो, आपका मैसेंजर आरएनए बन के तैयार हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो अगर जल्दी में हमें बनाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम नीट में जल्दी में बनाना होता है, तो जल्दी में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस स्ट्रैंड का 5 प्राइम से 3 प्राइम लेंगे, ठीक है, और देन हम उसको इस टाइप से सिंथेसाइज कर देंगे। कभी कभी क्या होता है, आपका mRNA दिया हुआ होता है और उसका क्या बनाना होता है, DNA बनाना होता है, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाला केस, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आपका ये ऑलरेडी जब हमारा mRNA दिया हुआ है तो ऑलवेज आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट साइड ऑलवेज 5 और राइट साइड ऑलवेज 3 प्राइम होगा, ठीक है। ये मतलब फैक्ट है। अगर नहीं भी दिया होगा तो आप कंसीडर करोगे कि जो आपका ये वाला साइड है उसको हम 5 प्राइम कंसीडर करेंगे और इसको 3 प्राइम कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो इसका हम कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला, ठीक है। देन फिर उस स्ट्रैंड का हम कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे, देन हमारा क्या बन जाएगा, एक डीएनए बन जाएगा, ठीक है। जैसे यही स्ट्रैंड है तो इस स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री ये स्ट्रैंड बनेगा, और यहाँ पे यू के बदले बस टी आ जाएगा। टी इसलिए आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे डीएनए है, और इसका फिर हम ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हमारा डीएनए बन जाएगा। तो इस टाइप से आपका किसका सिंथेसिस होता है, एमआरएनए का सिंथेसिस होता है। तो कभी कभी एमआरएनए बनाने देता तो आप डायरेक्ट बना सकते हो कि जो हमारा एमआरएनए बनेगा वो हमारा डीएनए का जो 5 प्राइम से 3 प्राइम स्ट्रैंड है उसके सिमिलर बनेगा, उसके क्या बनेगा, सिमिलर बनेगा, सॉरी, ठीक है, सिमिलर बनेगा। और वहाँ पे बस क्या होगा, टी के जगह पे यू आ जाएगा, टी के जगह पे यू आ जाएगा। इस टाइप से आपका किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है, मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। इस पॉइंट को याद रखो तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब आते हैं हम लोग पूरे प्रोसेस पे, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गया कि ऐसे बनता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एक पॉइंट आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का यहाँ पे मतलब है कि डीएनए का वो फंक्शनल सेगमेंट जो हम ले रहे हैं किस चीज़ के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए, उस सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलेंगे। जो सेगमेंट हम ले रहे हैं किस चीज़ के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स बोलेंगे। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स इंक्लूड होगा, ये क्या क्या इसके अंदर होगा, तो हम कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन, तो हम क्या सिंपली कह लो अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए used for transcription is called transcriptional unit, is called transcriptional unit बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इंक्लूड्स इसके अंदर क्या क्या चीज़ होगा, तो आप बोलोगे इसके अंदर 3 चीज़ होता है मेनली। एक होता है आपका प्रोमोटर, दूसरा होता है आपका इसके अंदर स्ट्रक्चरल जीन, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन, एंड लास्ट जो तीसरा होता है वो होता है आपका क्या, तो टर्मिनेटर, ठीक है। ये 3 चीज़ मिलके क्या बनता है आपका, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बनता है। ये 3 चीज़ मिलके आपका क्या बनता है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बनता है, ठीक है ना। ये 3 चीज़ मिलके आपका क्या बनता है, ट्रांसक्रिप्शनल
यूनिट बनता है, ठीक है। तो अगर ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की हम बात करते हैं तो ये 3 चीज़ मिलके बनता है। तो हम 3 चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रमोटर क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, टर्मिनेटर क्या होता है, ठीक है। तो हम इसको पहले स्ट्रक्चर से देखते हैं। देखो स्ट्रक्चर से हम कैसे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको ये इस टाइप से हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये आपका 5 प्राइम होगा, 3 प्राइम होगा, 5 प्राइम होगा, 3 प्राइम होगा। इस साइड में क्या हो जाएगा, इस साइड में आप कह सकते हो कि आपका क्या पाया जाएगा, प्रमोटर पाया जाएगा, और इस साइड में क्या पाया जाएगा, आपका टर्मिनेटर पाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रमोटर होता है, क्या होता है, प्रमोटर होता है, ठीक है। और बीच का जो ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ये वाला स्ट्रैंड, ये डीएनए का सेगमेंट को हम बोल रहे हैं प्रमोटर, ठीक है। डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, ठीक है। सेगमेंट को ही हम डीएनए प्रमोटर बोल रहे हैं। डीएनए का सीक्वेंस को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे प्रमोटर बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक फिक्स सीक्वेंस को, और यहाँ से यहाँ तक का जो डीएनए का सीक्वेंस है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। इसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट का जो ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटर बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटर बोलेंगे, ठीक है। तो ये 3 टाइप का होता है, ठीक है। सॉरी, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में 3 पार्ट्स है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, ठीक है। ये 3 चीज़ होता है, ठीक है। अगर हम प्रमोटर की बात करें थोड़ा सा, अगर हम प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर क्या होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे प्रमोटर डीएनए का वो सीक्वेंस है जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए आकर के, सॉरी क्या बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड करेगा, ठीक है। प्रमोटर डीएनए का वो सीक्वेंस है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड करेगा, उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोल सकते हो यहाँ पे कह सकते हो आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट बोल सकते हो इसको क्या बोल सकते हैं, आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट बोल सकते हो आप इसको क्या बोल सकते हो आप, इसको बोल सकते हो आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट बोल सकते हो प्रमोटर को। अब बोलोगे प्रमोटर कहाँ पे लोकेट है, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड है, ये आपका कौन सा स्ट्रैंड है, ये आपका कोडिंग स्ट्रैंड है। जैसा कि अभी हम बताए हैं कि ये हमारा क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड है। और नीचे वाला स्ट्रैंड जो ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये हमारा क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कभी कि प्रमोटर कहाँ पे लोकेट है, तो आप बोलोगे 5 प्राइम पोजीशन ऑफ कोडिंग सीक्वेंस। प्रमोटर कहाँ पे है, तो आप बोलोगे 5 प्राइम सीक्वेंस ऑफ 5 प्राइम पोजीशन ऑफ किसके, कोडिंग सीक्वेंस के। या तो आप ये बोल लो, या आप ये बोल सकते हो कि 3 प्राइम पोजीशन ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड के। बात समझ में आ रही है। तो हमको अगर कभी बोला जाए कि ये प्रमोटर कहाँ पे लोकेट है, तो आप बोलोगे प्रमोटर जो होता है वो आपका 5 प्राइम साइड होता है, किसके, कोडिंग सीक्वेंस के। कोडिंग सीक्वेंस जो है, ये कोडिंग सीक्वेंस है, इस कोडिंग सीक्वेंस के 5 प्राइम साइड में क्या होगा, आपका प्रमोटर पाया जाएगा। या आप ये बोल सकते हो कि 3 प्राइम जो आपका है उस साइट ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम साइड में आपका क्या पाया जाएगा, प्रमोटर पाया जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। या तो हम ये कह लेते हैं कि टेम्पलेट के 3 प्राइम में या कोडिंग के 5 प्राइम में क्या पाया जाएगा, प्रमोटर पाया जाएगा। प्रमोटर क्या है, वो डीएनए सीक्वेंस है जहां पे कौन बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और कहीं ना कहीं ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है। किसको इनिशिएट करता है, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कर सकता है, ठीक है। अब प्रमोटर के बारे में एक चीज और है, देखो ये स्ट्रक्चरल जीन के लेफ्ट साइड में, स्ट्रक्चरल जीन के किस साइड में, लेफ्ट साइड में। और स्ट्रक्चरल जीन के लेफ्ट साइड में होने के कारण हम बोल सकते हैं कि ये अप स्ट्रीम में है, जबकि स्ट्रक्चरल जीन के राइट साइड में आपका क्या है, टर्मिनेटर है। तो इस टर्मिनेटर को हम बोल सकते हैं, टर्मिनेटर हमारा डाउन स्ट्रीम साइड है, ठीक है। तो हम कह लेते हैं यहाँ पे प्रमोटर के लिए एक वर्ड और हम लोग यूज कर लेते हैं, और वो वर्ड क्या है, वो वर्ड ये है कि प्रमोटर लोकेट कहाँ पे होगा, तो हम बोलेंगे प्रमोटर लोकेटेड अप स्ट्रीम ऑफ, promoter located to upstream of किसके, स्ट्रक्चरल जीन के, स्ट्रक्चरल जीन के। तो स्ट्रक्चरल जीन के अप स्ट्रीम में होगा, स्ट्रक्चरल जीन के क्या होगा, अप स्ट्रीम में होगा। और यहीं पे कहीं ना कहीं इनिशिएशन साइट होगा, यहीं पे क्या होगा आपका, इनिशिएशन साइट होगा,
ठीक है। जो इनिशिएशन साइट है ऑब्वियसली ये स्ट्रक्चरल जीन है, और स्ट्रक्चरल जीन के कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड में ये पाया जाता है, इसको बोलेंगे अप स्ट्रीम में है। तो हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन के अप स्ट्रीम में कौन पाया जाता है, प्रमोटर पाया जाता है। स्ट्रक्चरल जीन के डाउन स्ट्रीम में क्या पाया जाता है, टर्मिनेटर पाया जाता है, ठीक है। तो हम प्रमोटर के बारे में ये सारी चीज पढ़ लिए कि यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड करेगा, ऐसा डीएनए सीक्वेंस जहां आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करेगा, उसको हम बोलते हैं प्रमोटर। दूसरा ये कहां पे पाया जाएगा, तो 5 प्राइम पोजीशन ऑफ कोडिंग सीक्वेंस से पाया जाएगा, या आप कह सकते हो 3 प्राइम पोजीशन ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड पे पाया जाएगा, ठीक है। प्रमोटर का और क्या खासियत है, प्रमोटर ये है कि अप स्ट्रीम में पाया जाएगा। किसके अप स्ट्रीम में पाया जाएगा, तो स्ट्रक्चरल जीन के अप स्ट्रीम में पाया जाएगा, और कहीं ना कहीं यहीं से इसी की में क्या होगा, इनिशिएशन साइट होगा, जहां से आपका क्या स्टार्ट होगा, जहां से आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, जहां से क्या स्टार्ट होगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये तो हमारा प्रमोटर के बारे में हो गया, ठीक है। समझ में आ रही होगी प्रमोटर, हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल जीन के बारे में, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल जीन के बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, स्ट्रक्चरल जीन के बारे में। तो स्ट्रक्चरल जीन वो सीक्वेंस है जिससे हमारा क्या बनेगा, mRNA बनेगा। ये वो सीक्वेंस है जिससे क्या बनेगा, हमारा mRNA का सिंथेसिस होगा, ठीक है। mRNA का सिंथेसिस होगा। तो ये वो स्ट्रैंड है, जिस स्ट्रैंड से ये जो लोकेशन है, ये वाला स्ट्रैंड, ये वो है स्ट्रक्चरल जीन जिससे हमारा mRNA का सिंथेसिस, एक्चुअल में हमारा RNA का सिंथेसिस इसी से होगा, ठीक है। हम जनरली अगर प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो उसमें बोल देते हैं हम mRNA का सिंथेसिस होगा, लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, अगर हम यूकैरियोट्स का बात करते हैं तो हम बोल लेते हैं यहाँ पे कि ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का फॉर्मेशन होगा, या हम ये बोल लेते हैं सिंपली यहाँ पे कि हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे HNRNA का फॉर्मेशन होगा, HNRNA का फॉर्मेशन। HNRNA को हम बोल सकते हैं इमेच्योर मैसेंजर RNA का। बाद में हम लोग देखेंगे इसको कैसे इमेच्योर मैसेंजर RNA, इमेच्योर mRNA का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये हम यूकैरियोट्स के केस में बोल लेते हैं, बट डीएनए केस में हम डायरेक्ट बोल लेते हैं कि मैच्योर mRNA का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो आपका बनेगा इतना स्ट्रैंड, इसको हम क्या बोलते हैं, ये स्ट्रक्चरल जीन से बनेगा। तो जो हमारा मैसेंजर RNA एक्चुअल में जिस साइज का बन रहा है वो किससे बन रहा है, जितना साइज आपका स्ट्रक्चरल जीन होगा उसी से बनेगा, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन है, उससे हम mRNA बन रहा है, और mRNA से क्या बनेगा, बाद में पॉलीपेप्टाइड बनेगा। इसका मतलब इस सीक्वेंस को हम कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस एक सिस्ट्रॉन है, ये सीक्वेंस एक सिस्ट्रॉन है, मतलब ऐसा सीक्वेंस जिससे mRNA बनता है और उससे हमारा पॉलीपेप्टाइड बनता है। तो सिस्ट्रॉन हम किसको बोलते थे, कि वो डीएनए का सीक्वेंस जिससे हमारा पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस होता है थ्रू mRNA, दैट इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे सिस्ट्रॉन बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि सिस्ट्रॉन में आपका 2 टाइप का हो सकता है, इट मीन्स स्ट्रक्चरल जीन आपका 2 टाइप का हो सकता है। तो स्ट्रक्चरल जीन आपका 2 टाइप का हो सकता है, ठीक है। हम बोलते हैं या तो ये मोनोसिस्ट्रॉनिक होगा, मोनोसिस्ट्रॉनिक होगा। देखो वर्ड आ गया सिस्ट्रॉनिक, सिस्ट्रॉनिक वहीं से सिस्ट्रॉन से आया है, ठीक है, सिस्ट्रॉन से आया। और ये आपका दूसरा हो जाएगा आपका पॉलीसिस्ट्रॉनिक, दूसरा हो जाएगा पॉलीसिस्ट्रॉनिक सीक्वेंस हो जाएगा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो यहाँ हम स्ट्रक्चरल जीन को ही बोल रहे हैं, मतलब स्ट्रक्चरल जीन मतलब वो सीक्वेंस है यहाँ पे जिस सीक्वेंस को हम क्या बोल रहे हैं, जो डीएनए का सीक्वेंस से क्या बन रहा है, हमारा पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस होगा, ठीक है। अगर सिंगल टाइप का पॉलीपेप्टाइड, सिंगल पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस होगा, सिंगल पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस होगा पॉलीपेप्टाइड का, तो उसको हम सिंपली बोल लेते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। और ये किस में होगा, तो ये मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स, मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स ज़्यादातर यूकैरियोट्स में क्या पाया जाएगा, आपका मोनोसिस्ट्रॉनिक होगा। यूकैरियोट्स में ध्यान रखना, यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक होगा, जबकि इसमें क्या होगा, मोर देन 2 और मोर देन 2, 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस होगा। 2 पॉलीपेप्टाइड का जब सिंथेसिस होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली पॉलीसिस्ट्रॉनिक। और पॉलीसिस्ट्रॉनिक किस में पाया जाता है, तो आप बोलते हो मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स, ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स में, मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स में क्या पाया जाता है, आपका पॉलीसिस्ट्रॉनिक पाया जाता है। तो इसको याद रखने के लिए सिंपल आप याद रख सकते हो पॉलीसिस्ट्रॉनिक, P फॉर प्रोकैरियोट्स, P फॉर पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक एक याद रहेगा, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं सिंपली कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या होगा, तो आप कह लो कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या है, जिसमें मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड, 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस होगा, उसको हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोलेंगे। किसमें पाया जाएगा, तो ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाएगा, ठीक है। मोनोसिस्ट्रॉनिक मतलब सिंगल पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस होगा, और किस में पाया जाएगा, ये यूकैरियोट्स में पाया जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, यूकैरियोट्स में
पाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये यूकैरियोट्स में पाया जाएगा। क्लियर, ये इस टाइप से। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं मोनोसिस्टोनिक, जो यूकैरियोट्स वाला है उस पर थोड़ा सा आते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, आई होप सो, ठीक है, समझ में आ रही है, क्लियर ना। तो हम बोलते हैं कि अब हम थोड़ा सा मोनोसिस्टोनिक पे आते हैं, ठीक है। मोनोसिस्टोनिक में क्या होगा, देखो मोनोसिस्टोनिक की अगर हम बात करते हैं, मोनोसिस्टोनिक का, ठीक है, तो हम बोलते हैं ये किस में पाया जाता है, यूकैरियोट्स में पाया जाता है। जो मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन होता है उसमें दो टाइप का सीक्वेंस पाया जाता है, ठीक है। मोनोसिस्टोनिक जो आपका सीक्वेंस होगा डीएनए का, उसमें दो टाइप का सीक्वेंस पाया जाएगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चरल जीन है मोनोसिस्टोनिक टाइप का, इसमें दो टाइप का सीक्वेंस पाया जाएगा, ठीक है। एक सीक्वेंस को हम सिंपली बोलते हैं कोडिंग सीक्वेंस, और एक सीक्वेंस को हम बोलते हैं कहीं ना कहीं नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है। जो कोडिंग सीक्वेंस होता है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन, और जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है उसको बोलते हैं हम इंट्रॉन। उसको क्या बोलते हैं हम, इंट्रॉन, ठीक है। तो जो मोनोसिस्टोनिक, कहने का मतलब यूकैरियोट्स, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में आपका मोनोसिस्टोनिक पाया जाएगा, और मोनोसिस्टोनिक जो होगा उसके अंदर आपका क्या होगा, दो सीक्वेंस है, कोडिंग सीक्वेंस भी है और आपका नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी। जो कोडिंग सीक्वेंस है उसको हम एक्सॉन बोलेंगे, जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है उसको हम इंट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। बाद में जब हमारा एमआरएनए बन जाता है और एमआरएनए का जब प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे उस चीज़ को, जब एमआरएनए का प्रोसेसिंग होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे आपका आरएनए का प्रोसेसिंग जब होगा तो उस टाइम पे हम देख लेंगे कि क्या होगा यहाँ पे आरएनए का प्रोसेसिंग में। ये जो आपका एक्सॉन है, ठीक है, और जो इंट्रॉन है, तो इसमें क्या होगा, इंट्रॉन रिमूव हो जाएगा बाद में और सिर्फ क्या बच जाएगा, आपका एक्सॉन बच जाएगा। क्या बच जाएगा, एक्सॉन बच जाएगा, ठीक है। तो हमारा कोडिंग सीक्वेंस रह जाता है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस रिमूव हो जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड एडिशन ऑफ एक्सॉन। ये हम बाद में अभी पढ़ेंगे, जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ HNRNA, या हम कह सकते हैं सिंपली प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इन यूकैरियोट्स, ठीक है। वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे कि कैसे स्प्लाइसिंग होता है, ठीक है। एक स्प्लाइसिंग प्रोसेस होता है जिसमें इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है और एक्सॉन को आपस में ऐड किया जाता है, तब जाके हमारा एक सीक्वेंस बनता है, और वो सीक्वेंस हमारा टोटल का टोटल क्या होता है, कोडिंग सीक्वेंस होता है। वो कंप्लीट सीक्वेंस क्या होता है, हमारा कोडिंग सीक्वेंस होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलो ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा एक टर्मिनेटर होता है, ठीक है। तो टर्मिनेटर के बारे में ज़्यादा कुछ हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। टर्मिनेटर जो कहीं ना कहीं ट्रांसक्रिप्शन को क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर बोलते हैं, ठीक है। टर्मिनेटर कहाँ पे होगा, तो आप बोलोगे स्ट्रक्चरल जीन के डाउन स्ट्रीम में होगा, ठीक है। तो टर्मिनेटर कहाँ पे होगा, इट इज प्रेजेंट डाउनस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन के ये कहाँ पे पाया जाएगा, तो आप बोलोगे डाउन स्ट्रीम में पाया जाएगा, ठीक है। और इन तीनों को मिला के क्या बनेगा, आपका ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बनेगा। आई होप सो समझ में आ रहा होगा ये सारा चीज़ आपको, ठीक है। तो इस सब मिलके क्या बनेगा, आपका ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बनेगा, ठीक है ना। तो अभी तक हम ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस पे नहीं आए हैं, ठीक है। अभी तक हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से पहले वाला चीज़ पढ़ रहे हैं, सारा चीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो हम देखते हैं आरएनए पॉलीमरेज के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं आरएनए पॉलीमरेज के बारे में, क्या क्या है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज के बारे में, ठीक है। देखो आरएनए पॉलीमरेज को हम मतलब इसका थोड़ा सा एक अच्छा सा नाम देते हैं, और वो नाम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। देखो वर्ड तो आरएनए पॉलीमरेज ही है, लेकिन ये इसमें हम वर्ड यूज करते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। देखो दो वर्ड होता है, एक डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, दोनों में डिफरेंस है, बड़ा ध्यान से देखो इसको। देखो एक है आपका डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डिफरेंस बस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज है और यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या, पहले ये देखो आप, ठीक है। यहाँ पे हम कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये पॉलीमराइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है रेप्लिकेशन में। कहाँ पे इस्तेमाल होता है, रेप्लिकेशन में। क्यों,
क्योंकि डीएनए पे डिपेंडेंट कौन है, डीएनए पे डिपेंडेंट डीएनए है, ठीक है। मतलब डीएनए से जब डीएनए का सिंथेसिस होता है तभी ना हम कहते हैं कि इसका कॉपी बन रहा है, तो इसको हम बोल लेते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। अब एक डीएनए से दूसरे डीएनए बनेगा, मतलब ये डीएनए पे डीएनए पॉलीमरेज डिपेंड होगा और किस चीज़ को बनाएगा, डीएनए को बनाएगा। इस टाइप प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज है तो डीएनए बनाने वाला एंजाइम है, ठीक है। तो डीएनए बनाने वाला एंजाइम किस चीज़ पे डिपेंडेंट, डीएनए पे ही डिपेंडेंट है, तब उसको हम बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में डीएनए तो हम ले रहे हैं, लेकिन डीएनए से हमारा बन क्या रहा है, तो डीएनए से बन रहा है हमारा एमआरएनए, मतलब आरएनए बन रहा है, ठीक है। तो इस डीएनए पे डिपेंड होगा, डीएनए पे डिपेंड होगा कौन, आरएनए पॉलीमरेज। कौन डिपेंड होगा, आरएनए पॉलीमरेज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉलीमराइजेशन किसका करना है, तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन आरएनए का करना है, ठीक है। तो आरएनए का पॉलीमराइजेशन करना है, तो आरएनए डिपेंड होगा किस पे, डीएनए पे। तो ये डीएनए सीक्वेंस है, इस डीएनए सीक्वेंस पे आरएनए पॉलीमरेज डिपेंड होगा और बनाएगा किसको, आरएनए को बनाएगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है किसमें, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए डिपेंडेंट आपका डीएनए पॉलीमरेज में। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आपका रेप्लिकेशन में इस्तेमाल होता है, जबकि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज किससे इस्तेमाल होता है, ट्रांसक्रिप्शन में इस्तेमाल होता है। बात समझ में आ रही होगी आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, इसी पे आते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज होता क्या है, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले एक केस प्रोकैरियोट्स का, या हम सबसे पहले रुको एक मिनट, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। किसका स्ट्रक्चर को देख लेते हैं हम लोग, आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, ठीक है। अगर इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे, स्ट्रक्चर को, तो हम कहते हैं सिंपली ये 5 सब यूनिट्स का बना होता है, ठीक है। ये कितने का बना होता है, तो हम कहते हैं कि 5 सब यूनिट का ये बना हुआ होता है। कितने सब यूनिट का, 5 सब यूनिट का मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। 5 सब यूनिट में क्या है, तो हम बोलेंगे एक सिग्मा होता है, एक क्या होगा आपका, सिग्मा होगा, ठीक है। एक आपका सिग्मा होता है, और एक होता है आपका बीटा होता है, एक होता है आपका बीटा डैश, सॉरी, इसमें आपका होता है सिग्मा होता है, उसके बाद बीटा, बीटा डैश, ओमेगा, हाँ। तो इसका होगा आपका सिग्मा होगा, बीटा होगा, बीटा डैश होगा, ओमेगा होगा, एप्सिलॉन होगा, ठीक है। तो इसमें आपका क्या क्या होगा, सिग्मा होगा, सिग्मा डैश होगा, ठीक है। और क्या होगा आपका, क्या क्या पाया जाता है, बीटा, बीटा डैश, और क्या होता है, एक ओमेगा होता है, और एक क्या होता है आपका रो होता है, हाँ यही होता है, ठीक है। तो ये 3 होते हैं, ये 5 सब यूनिट का बना हुआ होगा, ठीक है। क्या होगा आपका, सिग्मा होगा, बीटा होगा, बीटा डैश होगा, ओमेगा होगा, इसको ओमेगा सिंपली बोल लेते हैं, ठीक है, ओमेगा होगा, और आपका रो होगा, रो, और इसको तो हम बोलते हैं बीटा सिंपली, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपका ये इतना सा होता है, ठीक है। तो ये 5 सब यूनिट का मिलके क्या बनेगा आपका, आरएनए पॉलीमरेज बनेगा, जिसमें सिग्मा का काम क्या होता है, सिग्मा का काम इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इनिशिएशन या सिंपली बोल सकते हो इसका काम होता है प्रमोटर रिकॉग्निशन एंड इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ठीक है। कहने का मीनिंग क्या है कि जो सिग्मा होगा उसका काम क्या होगा, ये प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा, प्रमोटर का रिकॉग्निशन। पहले ही हम बता चुके हैं कि आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे जाके बाइंड करेगा, तो प्रमोटर रीजन पे जाके बाइंड करेगा। तो प्रमोटर रीजन पे कैसे बाइंड करेगा, उसको पहचानेगा तब ना उससे जाकर के बाइंड करेगा, ठीक है। तो पहचानने का काम इस सब यूनिट्स में से किसका काम है, पहचानने का, सिग्मा यूनिट्स का काम है पहचानने का। और कहीं ना कहीं जब वो पहचान लेगा तो इनिशिएट करेगा, किसको इनिशिएट करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करेगा, ठीक है। जो दूसरा है बीटा एंड बीटा डैश, इसका काम कुछ नहीं, ये कैटालिटिक फंक्शन का काम करता है, कैटालिटिक फंक्शन है, मतलब ये एंजाइम की तरह कैटालिटिक फंक्शन करेगा, ठीक है, ये एंजाइम के जैसे काम करेगा। दूसरा आपका ओमेगा है, ओमेगा का काम है कि ये जितना भी सब यूनिट्स है, पांचों का पांचों सब यूनिट्स, इसको आपस में ज्वाइंट करके रखता है, ठीक है, सबको आपस में बाइंड करके रखता है, ठीक है। तो इसका काम है टू एग्रीगेट और या कलेक्ट all the subunit of RNA polymerase।
आरएनए पॉलीमरेज का जितना सब यूनिट है उसको क्या करेगा, ये बाइंड करके रखेगा, उसको क्या करेगा, ये बाइंड करके रखेगा आपस में, ठीक है। और रो का क्या है, तो इसको हम बोलते हैं ये टर्मिनेशन फैक्टर है, टर्मिनेटिंग फैक्टर है, ठीक है। ये टर्मिनेशन में काम आएगा, टर्मिनेटिंग फैक्टर है, ये टर्मिनेट करेगा किसको, ट्रांसक्रिप्शन को। तो ये 5 सब यूनिट से मिलके क्या बनता है, आपका आरएनए पॉलीमरेज बनता है, ठीक है। अब हम ये अगर 5 का 5 सब यूनिट्स अगर हमारा आरएनए पॉलीमरेज में प्रेजेंट है तो उस आरएनए पॉलीमरेज को हम बोलते हैं होलो एंजाइम। ये बड़े ध्यान से देखना इसको। होलो एंजाइम का मतलब क्या है, अगर हमारा आरएनए पॉलीमरेज के लिए होलो एंजाइम वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे उसके अंदर ये 5 यूनिट्स प्रेजेंट है, 5 सब यूनिट्स प्रेजेंट है आरएनए पॉलीमरेज के अंदर, तब उसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम का मतलब आप समझते हो, होलो का मतलब कंप्लीट है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कंप्लीट एंजाइम है जब उसके अंदर सब टोटल सब यूनिट पाया जाता है। और जो होलो एंजाइम है वो इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन को। बड़ा ध्यान से देखो, होलो एंजाइम इनिशिएट करेगा किसको, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करेगा। जबकि जो इनिशिएशन स्टेप्स के बाद दूसरा हमारा जो इलोंगेशन स्टेप्स आएगा उसमें देखेंगे हम कि होलो एंजाइम नहीं पाया जाए। जब होलो एंजाइम वहाँ से रिलीज हो जाता है, इन द सेंस होलो एंजाइम का जब सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है देन इलोंगेशन स्टार्ट होता है। ये सब हम लोग प्रोसेस में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं आपको कि ये सारा का सारा सब यूनिट जब मिलता है तो होलो एंजाइम बनता है। लेकिन अगर होलो एंजाइम से अगर हम क्या करें, यहाँ पे जो हमारा होलो एंजाइम है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो होलो एंजाइम है, अगर होलो एंजाइम से हम सिग्मा फैक्टर को माइनस कर दें, सिग्मा फैक्टर को माइनस कर दें मतलब सिग्मा फैक्टर को निकाल दें, तो बनेगा आपका कोर एंजाइम, तो बनेगा आपका कोर एंजाइम, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखो इस चीज को, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं हम कि जो होलो एंजाइम है वो आपका ये 5 सब यूनिट से बना होगा और ये रिएक्शंस को इनिशिएट करेगा। इट मींस होलो एंजाइम रिएक्शन के इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो रिएक्शन जब इनिशिएट हो गया, ठीक है, जब हो जाता है रिएक्शन इनिशिएट फाइनली, देन क्या होता है, इस होलो एंजाइम से सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है। और जब ये सिग्मा फैक्टर होलो एंजाइम से रिलीज हो जाएगा देन जो बनेगा स्ट्रक्चर उसको हम बोलेंगे कोर एंजाइम। इट मींस जैसे ही कोर एंजाइम बनेगा तो ये इंडिकेट करेगा कि अब क्या होगा, इलोंगेशन होगा। अब क्या होगा, इलोंगेशन होगा, ठीक है। तो सिग्मा फैक्टर का हटना किससे, होलो एंजाइम से, इस चीज का इंडिकेशन है, किस चीज का इंडिकेशन है कि अब इलोंगेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। इट मींस इलोंगेट कौन करेगा, तो आप बोलोगे कोर एंजाइम करेगा, होलो एंजाइम नहीं करेगा। कौन करेगा, कोर एंजाइम करेगा। क्यों, कोर एंजाइम के पास क्या है, तो होलो एंजाइम माइनस सिग्मा फैक्टर, मतलब ये सिग्मा फैक्टर नहीं है, ये 4 सब यूनिट अब हमारा किसके अंदर पाया जा रहा है, किसके अंदर पाया जा रहा है, कोर एंजाइम के अंदर पाया जा रहा है, ठीक है। तो कोर एंजाइम आपका इलोंगेशन करवाएगा, होलो एंजाइम आपका इनिशिएशन करवाएगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो ये चीज आपका हो गया किसके बारे में, आरएनए पॉलीमरेज के बारे में, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब हम थोड़ा सा लास्ट देखें क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो हम ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको कवर अप कर देंगे, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाए, क्योंकि हमें उसके बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ना है, ठीक है। तो हम ट्रांसक्रिप्शन का जितना भी प्रोसेस है, प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम आरएनए पॉलीमरेज के बारे में थोड़ा सा और एक चीज़ बता दें कि आरएनए पॉलीमरेज अगर हम प्रोकैरियोट्स में देखते हैं तो प्रोकैरियोट्स में बोलते हैं कि एक सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल होता है डिफरेंट टाइप का आरएनए को बनाने के लिए, ठीक है। अ सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, अ सिंगल आरएनए पॉलीमरेज responsible for synthesis of different types of RNA, जैसे एक सिंगल पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल होगा आपका mRNA बनाने के लिए भी, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए के लिए भी, ठीक है, आपका इसके अलावा जो भी आप कह लो, क्या बोल लेते हैं आप, हमका राइबोसोमल आरएनए बनाने के लिए भी। तो जो भी आरएनए हमें बनाना है उसके लिए प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्या होता है, आपका पॉलीमरेज होता है। और सिंगल पॉलीमरेज ही क्या बनाएगा, आपका डिफरेंट टाइप का किसका सिंथेसिस करेगा, डिफरेंट टाइप का आरएनए का सिंथेसिस करेगा सिंगल पॉलीमरेज।
सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। जबकि अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, तो यूकैरियोट्स में हम बोलते हैं कि डिफरेंट आरएनए को बनाने के लिए आपके पास डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। ठीक है, डिफरेंट आरएनए बनाने के लिए डिफरेंट क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज होता है। तो हम सिंपली बोल सकते हैं डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज used for synthesis of different types of RNA, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए को बनाने के लिए हमारा क्या होगा, डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। किस केस में, तो आप बोलोगे यूकैरियोट्स के केस में। ठीक है, हम आते हैं देखते हैं हम क्या क्या टाइप है। तो आपको हम कहते हैं सिंपली आरएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, दूसरा होता है आपका आरएनए पॉलीमरेज 2। तीसरा होता है इसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, अब बोलोगे किसका सिंथेसिस करता है, तो हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है ये राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस करता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है ये मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस करता है। ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है ये किसका सिंथेसिस करता है, तो आप बोलोगे ये सिंथेसिस करता है किसका, ट्रांसफर आरएनए का सिंथेसिस करता है। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो हम ये भी बोल लेते हैं कि ये आपका 5S राइबोसोमल आरएनए जो होता है, 5S राइबोसोमल आरएनए जो होता है इसका सिंथेसिस भी करता है। और एक होता है SNRNA मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, उसका भी सिंथेसिस कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज 3 करता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको सिंपली HNRNA का सिंथेसिस, इन द सेंस कि अगर हम प्रोकैरियोट्स HNRNA का सिंथेसिस कह सकते हो। HNRNA वही है कि इमैच्योर आरएनए, फाइनली वो मैच्योर आरएनए में ही कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो कहने का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जो प्रोकैरियोट्स है उसके अंदर एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल होता है डिफरेंट टाइप के आरएनए के सिंथेसिस के लिए। ठीक है, जबकि आपका अगर यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज इस्तेमाल होता है डिफरेंट किसको, आरएनए को सिंथेसिस के लिए। ये इंपॉर्टेंट से पूछता है, कई बार पूछा गया आपके नीट्स में कि आरएनए पॉलीमरेज 1 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या किसको बनाता है, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही प्रोसेस हम पढ़ते हैं, एमआरएनए का सिंथेसिस पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्लियर है ये आपका, आरएनए पॉलीमरेज 1 किसको सिंथेसिस करेगा, राइबोसोमल आरएनए को। आरएनए पॉलीमरेज 2 किसको सिंथेसिस करेगा, किसका सिंथेसिस करेगा, एमआरएनए का। ठीक है, HNRNA का। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए किसका, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज 3 किसका सिंथेसिस करेगा, तो आप बोलोगे ट्रांसफर आरएनए या 5S राइबोसोमल आरएनए, या आप कह सकते हो कि SNRNA स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, तो आज हम लोग ये सारा चीज़ पढ़ लिए, ट्रांसक्रिप्शन से पहले का जितना प्रोसेस था वो हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अब बचता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बचता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं हमारा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन बचता है। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, ये आई होप सो इतना तक समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो समझ में आया, ये लेक्चर अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट जो भी नोटिफिकेशन होगा, लेटेस्ट जो भी लेक्चर हम बनाएंगे वो आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, ओके, बाय।